कोरोना महामारी की तीसरी लहर काफ़ी तेज़ी से आई और अब धीरे-धीरे कम पड़ती दिखाई दे रही है। लेकिन क्या अब कोरोना वायरस से हम सुरक्षित हैं? या इसे लेकर के किस तरह के अब नए नियम हैं, नई गाइडलाइन है? इस तरह के तमाम सवाल हम करेंगे। हमारे साथ प्रदेश के स्वास्थ्य एवं पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव हैं। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका ईटीवी भारत में। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि ये तीसरा लहर आया, कुछ बदलाव हुए कोरोना के प्रोटोकॉल में। क्या बदलाव हैं, क्या शिथिलताएँ हैं, क्या नए नियम हैं या कौन-सी अभी कड़ाइयाँ जिनकी पालन करने चाहिए? कोरोना के पहली लहर में विशेषज्ञों को, डॉक्टर्स को, किसी को मालूम नहीं था कि क्या है, इससे कैसे इसका सामना करें, ये कितना प्रभाव डालेगा, कितना खतरनाक होगा, इसकी कोई दवाई ही नहीं है, कैसे इसको नियंत्रित कर सकेंगे। बदन की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए टॉनिक जैसे देते हैं, उस तरह से दवाइयों का उपयोग तब भी हो रहा था, कुछ हद तक अब भी हो रहा है। अंतर पहले, दूसरे और तीसरे लहर का ये रहा कि पहला लहर लगभग अंधेरे में थे। दूसरी लहर में कुछ जानकारियां हुई, लेकिन दूसरी लहर के का जो प्रभाव था, विपरीत प्रभाव था, मृत्यु थी और लोगों के पॉजिटिव होने की संख्या थी, ये बहुत ज़्यादा था। तीसरी लहर में भी हमने देखा कि ना तो उतनी तेज़ी से उठा और ना उतनी तेज़ी से गिरा। उठा और एक स्तर पे चला कुछ दिन और धीरे-धीरे ये कम हो रहा है। अभी 2% पॉजिटिविटी से कम है, 1.5% प्रतिदिन पॉजिटिविटी से कम है। सतर्क रहने की बात इसमें ये है कि ये जो पॉजिटिविटी का आंकड़ा है, ये रैपिड एंटीजन टेस्ट को मिला के है। ये आरटी-पीसीआर भी है, इसमें ट्रूनेट मशीन का भी उपयोग हो रहा है कुछ संख्या में, और बड़ी संख्या में आरएटी का हो रहा है। तो आरएटी में जो पॉजिटिव आ रहे हैं, इसकी पॉजिटिविटी रेशियो काफ़ी कम है। उससे हमको ये लगेगा कि कोरोना नहीं है, जबकि इसकी क्षमता सीमित रहती है। आरटी-पीसीआर ज़्यादा प्रभावी जांच का माध्यम है और आरटी-पीसीआर में देखेंगे तो उसमें पॉजिटिविटी रेट अभी भी ज़्यादा है। तो इसलिए हमको शिथिलता नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि जो पॉजिटिविटी रेट दिख रहा है, ये रैपिड एंटीजन टेस्ट की मात्रा को जोड़ के दिख रहा है। आज ही मैंने विभाग के प्रमुख अधिकारी उनको मैसेज भी किया कि हमको अब आरटी-पीसीआर टेस्टिंग बढ़ा देनी चाहिए। 2 लैब भी तैयार हो गए हैं, उनकी अनुमति भी मिल गई है। टीबी की बीमारी भी छत्तीसगढ़ के लिए एक गंभीर स्थिति है। हमारे आंकड़े अच्छे नहीं हैं टीबी में। जैसे कुष्ठ रोग में भी हमारा आंकड़ा अभी अच्छा नहीं है देश की तुलना में, तो ये 2 में भी हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। अभी क्योंकि कोरोना का प्रभाव कम दिख रहा है, तो रैपिड एंटीजन जितना कम हो सके, आरटी-पीसीआर जितना ज़्यादा हो सके, और ट्रूनेट को हम बंद भी कर सकते हैं। ये टीबी के लिए उन मशीनों को लगा देंगे, टीबी के लिए ही ये मशीनें थी, लेकिन इसके लिए भी इसके कार्ट्रिज आ गया था जांच करने के लिए, इसलिए हम लोग इसका भी उपयोग कर रहे थे। इसमें गुणवत्ता जांच की अच्छी है, रैपिड एंटीजन से अच्छी है, लेकिन आरटी-पीसीआर को बढ़ाएंगे और तुलनात्मक रैपिड एंटीजन जितना कम हो उतना टेस्ट करेंगे। तो प्रोटोकॉल में आपने पूछा, तो वैक्सीनेशन हमको कंप्लीट करना है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। पहला डोज 100% से ज़्यादा छत्तीसगढ़ में हो गया। 100% से ज़्यादा इसलिए क्योंकि अनुमानित आंकड़ा था, 1,96,00,000 लोगों को लगना है, तो 1,96,00,500 से ज़्यादा, 1,97,00,000 पे हम पहुंच रहे हैं। ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन लगा और दूसरा डोज भी 77, 78, 80% के आसपास पहुंच जा रहा है। इसका प्रभाव क्योंकि कम समय के लिए रहता है, तो फिर सावधानी नहीं छोड़ना हमको रखना है। समय समय पे कोरोना के प्रभाव की प्रतिशतता को देख के ढील हो जाती है। स्कूल बंद, स्कूल खुल जाते हैं। इम्तिहान नहीं जाना, इम्तिहान जाना। ऑफिस में 30%, 50% लोग जाएंगे, अब 100% लोग जा सकते हैं। शादी ब्याह में 30 लोग रहेंगे, 50 लोग रहेंगे, फिर 200 लोग रहेंगे, अभी उसको हटा दिया है कि टेस्ट कर रहे हैं। अब एयरपोर्ट में जाते हैं तो आपका 3 दिन पहले का आरटी-पीसीआर नहीं मांगते हैं, सेकंड वैक्सीनेशन आपको लग गया क्या, वो सर्टिफिकेट है तो आना जाना उसमें रोक नहीं है मौका मिला। तो इस प्रकार से समय और परिस्थिति अनुरूप उसमें कोविड प्रोटोकॉल बदलते रहते हैं। अन्य बीमारियों की बात करें तो प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था में जिस तरह से आंकड़ों को देखें तो
एक आंकड़ा आया कि 3000 आदिवासी क्षेत्रों में 3000 आदिवासी महिलाओं की मौत 3 साल में हुई है। ये किस तरह से ये हुआ और इस पे किस तरह क्या काम? इसमें राम विचार नेताम जी के माध्यम से राज्यसभा में एक प्रश्न उठाया गया था और उसमें आदिवासी जिलों में आंकड़े क्या हैं उसकी मांग की गई थी और सरकार के पास जो आंकड़े थे वहाँ से राज्यसभा सचिवालय से हमारे पास प्रश्न आया और विभाग ने उसकी जानकारी भेजी कि ये आंकड़े हैं। पहला, कोई छुपाने की बात नहीं थी, पारदर्शी थी, आंकड़े थे, वो भेजे गए। और जिन 3 सालों का उनने पूछा था, 18-19, 19-20, 20-21, ये 3 सालों के आंकड़े उनने पूछे थे और तीसरा वर्ष कोविड वर्ष भी था। और आप देखेंगे कि जो तीसरा वर्ष है उसमें आंकड़े ये बढ़े हुए हैं। बच्चों की जो 28 साल उम्र तक के 28 दिन तक की उम्र के रहते हैं, इनकी मृत्यु कितनी? 3600 के आसपास थी एक साल में। फिर 28-29 दिन से लेके एक साल तक के बच्चों की कितनी, उसमें भी 20-21 में वो बढ़ा हुआ आंकड़ा था। 5 साल, 1 साल से 5 साल तक के बच्चों की मृत्यु का उसमें भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ था, कम लेकिन थोड़ा सा बढ़ा हुआ था। और महिलाओं की जो बात आई, उनकी मृत्यु की भी जो बात है, उसमें भी आंकड़े हैं, बहुत ज़्यादा उसमें अंतर नहीं है। तो उसमें कोई बहुत बड़ी अंतर की बात मैंने देखा था, आंकड़े नहीं है। और 21-22 के भी, वर्तमान 21-22 वर्ष के भी मैंने आंकड़े मंगाए थे, तो दिसंबर तक का जो आंकड़ा आया है वो कम हो गया है, मृत्यु कम हो गई है, 1600 के आसपास मृत्यु थी। कुछ कोरोना का काल उसमें मार्च के बाद अप्रैल मई 2021 का वो भी कार्यकाल उसमें आ रहा था, जिसमें लॉकडाउन वगैरह भी हमारे यहाँ बीच में अभी कुछ हुए थे। तो इस तरह से उसको प्रस्तुत किया गया कि आदिवासी जिलों में नहीं, आदिवासियों की इतनी मृत्यु होगी। ना तो वो संख्या आदिवासी बच्चों की है, ना वो संख्या आदिवासी महिलाओं की है। वो आदिवासी जिलों में, सरगुजा जिला आदिवासी जिला है, इसमें केवल आदिवासी बच्चे मरे क्या? वो तो टोटल बच्चे कितने मरे कोविड प्रभावित बच्चों को लेके, कोविड महिलाओं को लेके ये आंकड़े हैं। तो वो कुल जो मृत्यु हुई वो आंकड़े हैं। तो आदिवासी, पहला ये थोड़ा सा गलत बात सामने आ जा रही है कि आदिवासी इतने मरे आदिवासी जिलों में। दूसरा, वो जो मृत्यु दर है, उन्होंने आदिवासी जिले और आदिवासी बहुल्य जिले, जो शेड्यूल्ड पूरे नहीं हैं, जिसमें कुछ जनपद हैं वो शेड्यूल्ड हैं, 13 आदिवासी जिलों का आंकड़ा था और 6 उन जिलों का आंकड़ा था जिसमें कुछ जनपदें आदिवासी हैं, शेड्यूल्ड हैं, ट्राइबल ब्लॉक्स हैं वो। तो उसमें आदिवासी जिलों का आंकड़ा अगर आप देखिए तो औसत करीब करीब सेम है, उसमें अंतर नहीं है। 15,000 3 साल में अगर 13 आदिवासी जिलों में मृत्यु बच्चों की दर्ज हुई थी, तो ये 6 जिलों में करीब 10,000 थी। तो अनुपात में अगर आप देखेंगे तो अंतर नहीं दिख रहा। लेकिन मेरा भी ये मानना है, और उस हद तक राम विचार जी ने जो प्रश्न उठाया वो समयकित भी था और लोगों का ध्यान भी उस ओर ले जाएगा। कि हम क्या करते हैं कि बजट में आबादी के हिसाब से 1 रुपया दे देते हैं, तो सबको हमने बराबर दे दिया, हम कह देते हैं। तो जो क्षेत्र पीछे रहते हैं उनको भी 1 रुपया मिलता है, जो क्षेत्र आगे चले गए उनको भी 1 रुपया मिलता है। हम तो कहते हैं हमने सबको बराबर दे दिया। हम बजट बनाते हैं तो हम कहते हैं कि जितनी आदिवासी आबादी है हमने उतना पैसा आदिवासी को दे दिया, इतनी एससी आबादी है उतना पैसा एससी क्षेत्र में हमने दे दिया, और शेष पैसा हमने बाकियों को दे दिया। तो परसेंटेज के हिसाब से हमने सबको बराबर कर दिया। तो जब आप परसेंटेज के हिसाब से बराबर करते हो, तो जो क्षेत्र विकास के दौर में पीछे रह गए हैं किन्हीं कारणों से, उनको भी उतना ही रुपया मिलता है, तो आप पीछे के पीछे रह जाते हो। तो ये राम विचार जी का जो प्रश्न है, इससे जो सकारात्मक बात सामने आ सकती है, जो आनी चाहिए और जो आएगी, मुझे उम्मीद है कि ये आएगी, कि लोगों का ध्यान इस ओर जाना चाहिए कि बराबर बराबर पैसे नहीं बंटने चाहिए, जो पीछे रह गया उसको थोड़ा ज़्यादा दो। ये नहीं कि जो आगे चला गया उसको कुछ देना ही नहीं है। तो तुलनात्मक आप अगर देखिए तो वहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ट्राइबल एरियाज़ को आप देखोगे तो दूर दराज फैले हुए इलाके हैं,
मैदानी इलाके को देखोगे आप तो सटे सटे हैं, घने गांव हैं, ज़्यादा दूर में नहीं बसे हुए हैं, तो स्वास्थ्य की सेवाओं के लिए भी आपको बहुत दूर नहीं जाना पड़ता है। ये जो अंतर है उसके हिसाब से, हालांकि ट्राइबल जिलों में आप सब हेल्थ सेंटर खोलते हो तो 3,000 की आबादी में खोलते हो, दूसरे इलाके में 5,000 की आबादी में खोलते हो, लेकिन और इसमें ध्यान देने की और इन सीमाओं को शिथिल करने की ज़रूरत है कि जिनको 25-25 किलोमीटर जाना पड़ता है, उनके लिए आबादी ही क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। हमको और पास में उनके स्वास्थ्य की प्राथमिक सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। वर्तमान में देखा गया कि बहुत अधिक संख्या में, सरगुजा की बात करें जिले की, तो बहुत सारे अस्पतालों की सौगात आपने दी है। ये संख्या जो मिल जाएगी जब ये भवन बन जाएंगे, उसके बाद क्या लगता है आपको, क्या स्थिति होगी सरगुजा में? सुधार तो आना चाहिए। इसमें दो बातें हैं कि कहीं कहीं जो कोरोना में जैसे हुआ, एक डर भी हो गया था अस्पताल जाएंगे तो हो ना जाए, एक पाबंदी भी हो गई थी कि आने जाने पे भी पाबंदी है, तो लोग अस्पताल तक पहुंच ही नहीं पाए, जिन कारणों से मृत्यु का मुझे लगता है कि दर बढ़ा। दूसरा, स्वास्थ्य के शासकीय सेवा के केंद्रों में लोगों का विश्वास बढ़ा भी है और बढ़ना चाहिए। एक कोरोना के समय हमारी एक ये उपलब्धि रही कि लोगों को एक विश्वास बना कि कई शुरुआती दौर में आपने भी देखा होगा कि शासकीय अस्पतालों को छोड़ के बाकी जगह सुविधाएं नहीं मिल रही थी, बंद। अब प्रयास वही है कि हर पीएचसी में भी कम से कम एक मेडिकल ऑफिसर रहेगा, एमबीबीएस डॉक्टर रहेगा। तो उस दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं और करीब 800 पीएचसी हैं, 800 से कुछ कम हैं। 100 पीएचसी, 111 पिछला हम लोगों ने आकलन किया था, तो 111 बची थी जहां पर मेडिकल ऑफिसर पदस्थ नहीं हुए थे। कल ही परसों 60, 66, 68 की लिस्ट फिर से निकली है नए बच्चों की। बॉन्डेड वाले बच्चे हैं जिनको 2 साल की सेवाएं देनी है, तो उनको ग्रामीण क्षेत्र में ही हम लोगों ने पदस्थ किया है। कुछ असुविधा कुछ लोगों को हो रही है, पेरेंट्स को भी हो रही है, लेकिन मूलतः आदिवासी जिलों में ही, बस्तर और सरगुजा संभाग में ही इनको ज़्यादातर पदस्थ किया है, ताकि ये जो गैप है ये भरे। ये ग्रामीण क्षेत्र में ही जाके सेवा देंगे तो ये आएंगे, बॉन्ड के बच्चे और आते रहते हैं, हर 6 महीने आते रहते हैं, तो उनको हम लोग इन एरियाज़ में लगाते जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे प्रदेश के स्वास्थ्य एवं पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव, जिन्होंने बताया कि जो मौत के आंकड़े हैं वो आंकड़े दरअसल इस तरह से दिखाए जा रहे हैं कि उनमें एक अंतर दिख रहा है, जबकि वो आंकड़े कोई ऐसे नहीं हैं जिनमें बहुत ज़्यादा आदिवासी महिलाओं की ही मौत हुई हो। आंकड़े आदिवासी क्षेत्रों में हुई मौतों के हैं। इसके साथ ही जिस तरह से वर्तमान सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचा रही है, उससे आने वाले समय में ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं में बेहतर इजाफा होने का अंदेशा उन्होंने जताया है। देश दीपक गुप्ता, ईटीवी भारत, सरगुजा।